बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, हमें तौफीक अता फरमाए कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा कर सके। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। अपनी दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। प्रोग्राम का आगाज़ हम खबरों से करेंगे और उसके बाद जी इंशाल्लाह 11 बजे वाला सेगमेंट भी शामिल करेंगे और इसके साथ साथ लाजमी तौर पर हमारे मेहमान भी हमें ज्वाइन करेंगे, दीगर सेगमेंट भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो नाज़रीन, खबरें आज की आप जान चुके हैं और खबरों की डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है, राउदल शाद हुसैन साहब और इरफान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज की पहली खबर की तरफ आ जाते हैं जी। लीड स्टोरी दुर्रे नायाब की है। 5 सड़कें जो हैं वो बनाई जाएंगी। राव साहब, देखिए 5 सड़कें बनाई जाएंगी। ये वही सड़कें हैं जो पहले भी कई मरतबा बन चुकी हैं। मैं तो नाम देख रहा था, मैं ये समझ रहा था कि शायद कोई नया कोई प्रोजेक्ट जो है वो लाया जा रहा है और जिसके लिए 10 अरब रुपए LDA ने डिमांड किए हैं। और अब जब मैंने स्टोरी देखी है तो वो ये नहर के साथ, मतलब अगर आप नहर पे जाएं तो आपको नहर के साथ साथ कहाँ पे सड़क बनाने की ज़रूरत है बाय द वे। और हाँ, जो आप नीलम ब्लॉक इकबाल टाउन की बात कर रहे हैं, वहाँ बिल्कुल हालात ख़राब हैं। और मैं हैरान हूँ कि DG LDA ने, मुझे लगता है कि अगर हम सिर्फ ये नवंबर का देख लें तो नवंबर में कोई 10 मरतबा सब्ज़ाज़ार में वो गए हैं और सब्ज़ाज़ार की सड़क का नाम ही नहीं है इसमें। हाँ, आप अंदाज़ा लगाएं, वो मेन बुलेवार्ड पिछले 3 सालों से सीवरेज के नाम माने पे और आजकल तो वो वबाले जान बने, क्योंकि जब सुबह के टाइम आई वही स्कूल्स का टाइम है, वही दफातर का टाइम है और उतना रास्ता बिल्कुल बंद होता है। अच्छी भली प्लान्ड स्कीम को एक कंजस्टेड एरिया में जो है वो तब्दील करवा दिया गया है, जो कि 5 सड़कें कौन सी हैं जो बनेंगी? अब इसमें नीलम रोड की बात की जा रही है, शादेवाल चौक से वाबड़ा टाउन तक की बात की जा रही है। इसी तरह से लाहौर कनाल के साथ साथ जी वो सड़क को करेंगे, बहरिया तक एक स्ट्रक्चर प्लान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके हवाले से पहले पैसे खर्च किए जा चुके हैं, वो कहाँ हैं? वो पैसे जो खर्च किए गए वो उसका कोई नेमल बदल के क्या प्लान बनाया गया है? मिसाल के तौर पे आपको याद होगा कि निगरान हुकूमत के दौर में एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया गया था जो कि पीको रोड से होता हुआ क्रीम ब्लॉक और फिर वही खाड़क नाले से होता हुआ मोटरवे को जाएगा, जिसने कि वाकई में डायरेक्ट एक्सेस मोटरवे को देनी थी इधर से। फिर उसके बाद उसका क्या फ्यूचर है, उसके हवाले से क्या सामने है? फिर क्रीम ब्लॉक में अगर शाम के औकात में आप जाएं तो 5 मरतबा इशारा जो है वो ग्रीन होगा, रेड से ग्रीन होगा, तो 5वीं मरतबा आप गुजर सकते हैं। शाम के औकात की बात कर रहा हूँ, दिन के औकात में 2 से 3 मरतबा लाजिम है और शाम के औकात। क्या ये ट्रैफिक आपको नज़र नहीं आ रही? इस पर आप क्या काम करने जा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको इस पर देखने की ज़रूरत है। एलिवेटेड एक्सप्रेसवे की बात की जाती थी, वो भी LDA का प्रोजेक्ट है जिस पे 6 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। गुलबर्ग से मोटरवे तक सबसे शॉर्टेस्ट रूट 10.5 किलोमीटर का, उस पे क्या किया आपने? लैंड एक्विजिशन वाले बीच में रोते फिर रहे हैं, उसके बाद उस पे 6 अरब रुपए लगा के तो बिल्कुल आप लंबी तान कर सोए हुए हैं। जो चीज़ें पहले आपने शुरू की, जो प्रोजेक्ट्स आपने पहले शुरू किए, पहले उनको तो खत्म कर लें। ये फिर से आप बनाई हुई सड़कें और एक नया काम शुरू हुआ है। अच्छी चीज आपने मेंशन किया, लेकिन इसकी आड़ में जो काम होने जा रहा है राव साहब, उसको तनकीद का निशाना ना बनाए। अब हमारा रोड नहीं बन रहा तो हम कहेंगे कि नीलम ब्लॉक भी ना बने। जरूरत है ना, बहुत अच्छी बात है, रोड बनने चाहिए और उस सोच से बाहर निकलना चाहिए कि रोड से कौन सा तरक्की मिलती है। नहीं। देखिए ये भी एक माइंडसेट यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे इसी मुल्क में एक माइंडसेट था कि जी रोड से कौन सा मुल्क तरक्की करते हैं, तो ये शारा कराकरम और ये GT रोड ये क्यों बनाए गए थे। फिर उसके साथ अगर इस खबर को मद्देनज़र रखा जाए तो इसमें आपको सारा ट्रैक जो है, अगर इसका ट्रैक करें तो आपको पता चलेगा कि रायवंड से मुल्हिका जितना इलाका है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। जहाँ पे एक स्टेट है जाती उम्रा, उसके आसपास का जितना इलाका है उसको अपग्रेड किया जा रहा है। वहाँ के लोगों की तो सुनी गई, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें शादरा के लोगों का भी ख्याल करना चाहिए, हमें अंदरून शहर के जो हालात हैं उनका भी ख्याल करना चाहिए, हमें
अगर वाल्टन रोड वाली साइड पे चले जाएं उसका भी हम ख्याल बेचारों के करना इलाके चाहिए। में जो हाल है, सब्जाजार, मुल्तान रोड, इन इलाकों का भी ख्याल करना चाहिए, हमें बंद रोड का भी ख्याल करना चाहिए जिनके ऊपर नहीं किया जा रहा। और रही बात ये 10 अरब रुपए की, तो 10 अरब रुपए में ये देखें LDA बल्ला चौक, शादेवाल चौक, वापडा टाउन गोल चक्कर, जानिब लाहौर केनाल के साथ साथ बहरिया तक जो है वो स्ट्रक्चर प्लान जो है तैयार किया जा रहा है। ये वो तमाम रोड्स हैं जिनको अब स्ट्रक्चर्ड किया जाएगा, उसमें जो है वो मज़ीद मॉडिफिकेशन की जाएगी। जैसे अल्लाह गोल चक्कर को ख़त्म किया गया, ऐसे अब मज़ीद जो यू टर्न्स और कट्स, इनके ऊपर हैरान इस बात पे है कि 10 अरब रुपया एक ह्यूज अमाउंट है। और जो बात आप लोगों ने पहले की, एक सबसे मेन ज़रूरी बात यह है कि आप उन प्रोजेक्ट को जो निगरान दौरे हुकूमत में रखे गए थे उनको सिर्फ आप बूस की नज़र पर करते हुए उनको जो है वो पूरा नहीं कर रहे और ऐसे प्लान कर रहे हैं जो ऑलरेडी जो बिल्कुल उसके ऊपर आप फोकस कर रहे हैं कि हम देखें जी, हमने इस साइड के ऊपर जहाँ पे मैडम मरियम नवाज जो है उनका ट्रैवल ज़्यादा होता है, जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ, इनका ट्रैवल ज़्यादा होता है। बिल्कुल काम दरअसल अब काम जो है वो काम इस तरह नहीं होता कि हमने आवाम के लिए करना है। कुछ सेलिब्रिटीज होती हैं, कुछ पर्सनालिटीज होती हैं जिनके लिए काम किया जाता है और ये 10 अरब रुपया भी उन्हीं के लिए लगाया जा रहा है। अब ये जो रोड हमने जिसकी बात की, LDA से भट्टा चौक, शादेवाल, वापडा टाउन, गोल चक्कर, ये वो तमाम रास्ते हैं जो आपको लिंक करेंगे ड्राइवन रोड के साथ। और इसके ऊपर जितना भी जो है वो पैसा पहले भी सर्व किया गया और अब भी प्रायोरिटी ये होगी। और आप अगर चुबुर्जी से ठोकर तक मुल्तान रोड की हालत देख लें, उसकी तो आपको अंदाजा बहुत बुरी है। अब आपको अंदाजा होगा चौक आज तक जो है उसको स्ट्रीमलाइन नहीं किया गया, कभी उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए बहुत सी प्लानिंग 2018। आप ये देखें कि आप दोपहर में चले जाएं, आप शाम के औकात में चले जाएं, आप रात को चले जाएं, लाहौर में राउंड अबाउट पे ट्रैफिक। और इसमें सबसे जो हम बात करते हैं कि आज जुम्मा भी है और आज इन्वायरमेंट का वो डेफिनेटली इजलास भी होगा, वो केस की समाअत भी होगी, केस की समाअत भी होगी हफ्तावार। उसमें जो इश्यूज रेज किए जाते हैं कि ट्रैफिक। अच्छा, अब इन जिन पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, शादरा की हम बात कर रहे हैं, हम चुबुर्जी चौक की बात कर रहे हैं, हम सब्जाजार की बात कर रहे हैं, मुल्तान रोड की बात कर रहे हैं, हम मालीपुरा या बंद रोड की बात करते हैं, या हम वाल्टन रोड की बात करते हैं, कॉलोनी की बात, या हम फिरोजपुर रोड ही देख लें। अगर ये जो है जहाँ पे नया लाहौर ब्रिज बनाया गया, इसके आगे से हालात देख लें, तो यहाँ पे भी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक ना होने की वजह से आपकी ट्रैफिक के इश्यूज हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना भी LDA और ज़िला इंतज़ामिया का काम है, लेकिन इसके ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। रिपोर्ट में जाके ये बता दिया जाएगा कि हमने इतने हज़ार गाड़ियाँ पकड़ ली, इतने हज़ार फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, इतने हज़ार गाड़ियों को चलान कर दिया, मोटरसाइकिलें बंद कर दी, लेकिन जो काम करने वाला है वो नहीं किया जा रहा। और इन रोडों के ऊपर जो 10 अरब रुपया लगाया जा रहा है, ये रोड इसमें एक है तो जहाँ पे अभी भी कोई इतना इशू नहीं है। मजे की बात ये है कि इन नीलम रोड तो चलें डिजर्व करता है, नीलम रोड तो डिजर्व करता है, लेकिन LDA भल्ला चौक पे क्या इशू है, आपको शादीवाल चौक में क्या इशू है, वापडा टाउन गोल चक्कर के ऊपर क्या इशू है। आपका कहने का मतलब ये है कि इनके अलावा बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इससे डबल मसाइल हैं और उनको नजरअंदाज, डबल नहीं कई गुना ज्यादा, जहाँ पर चंद का सबब बन रही है। वो ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पर चंद करोड़ लगाने से वहाँ की हालत ज़ार बेहतर हो सकती है, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा को बताया ही नहीं जाता उन इलाकों में। चीफ मिनिस्टर साहबा को वही एरियाज बताए जाते हैं जहां से चीफ मिनिस्टर साहबा ने गुजरना होता है फ्रीक्वेंटली। तो उनको अच्छा कर देंगे, उनको सब अच्छा नजर आएगा। PHA दरख्त लगाने के बजाय रॉड लगा रहा है। जरा मुझे ये बता दें, इसका ना अभी इश्तिहार जारी किया जाएगा, चीफ इंजीनियर साहब कह रहे हैं, तो क्या प्रोसेस होता है? इश्तिहार पहले तो अप्रूवल होती है, उसके बाद अप्रूवल के बाद PC1 मंजूर होगा, PC1 की मंजूरी के बाद ये इसका अगला 10 अरब लग जाएंगे। चूंकि ये 10 अरब का अब है तो ये PND से इसकी मंजूरी लेना भी बड़ा ज़रूरी है, फिर इसको कैबिनेट भी अप्रूव करेगी और कैबिनेट की अप्रूवल के बाद फिर LDA का ये चीज़ें हो चुकी हैं, इसीलिए तो 10 अरब रुपये और फिर अभी तो कॉरेस्पॉन्डेंस शुरू हुई है ना इस पे, तो आ ही जाने ये इन रोड्स के ऊपर कभी इसका प्रोसेस रुकेगा नहीं ना, और कभी प्रोसेस भी नहीं। और ये वो रोड्स हैं जहाँ पर माशाल्लाह से चलती चलती गाड़ी खाई में गिर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वाकई ये ऐसा हुआ नहीं, हम दिखा चुके हैं। बावजूद इसके ये 10 अरब लगने के, अगर ये मसाइल किसी ने पूछा उस कॉन्ट्रैक्टर से कि आपने ये जो सीवरेज इतना पुराना है ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर लेगा? साल हर साल पुराना सीवरेज है, जब तक कोई नहीं ठीक होगा तो रोड जितनी दफा मर्जी बना ले वो बैठती चली। इतना भी पुराना नहीं है, ऐसा ना करें। आपके शहर में 80-80 साल पुराना जो सीवरेज है, जो
जो कि आपके मुल्क बनने से पहले का डला हुआ है वो भी काम कर रहा है। ये इनका ही सीवरेज है, क्योंकि इनकी बदनीति है हर जगह पे। बदनीति की वजह से ये सारे मसाइल हमें सामना करना पड़ता है। कॉम्प्रोमाइज्ड है सारा सिस्टम आपका। चलिए जी, तो यहाँ पर जरूर ये सड़कें बनाएं, 10 अरब जरूर लगाएं, लेकिन जरा शहर के बाकी इलाकों को भी देख लें जहाँ ट्रैफिक के बुरे हालात हैं, जहाँ पर बहुत सारा काम होने की ज़रूरत है। सब्जाजार का इलाका देख लें, रोड उखाड़ के आप लोगों ने रखा है। वहाँ जिन लोगों का बिजनेस है, जिन लोगों की फार्मेसीज हैं, हॉस्पिटल है, क्लिनिक्स हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, लोगों का कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ है। तो प्लीज़ इस तरफ भी जहाँ पर ज़रूरत है उधर भी थोड़ा सा काम कर ले। बाकी जाती उमरा, रायविंड, इन इलाकों को जितना मर्जी सवारें, खूब काम करें। यहाँ पर PHA अच्छी बात है, हमारे शहर का हिस्सा है, खूबसूरत नजर आएगा, बहुत अच्छी बात है। 20-20 करोड़ के रॉड्स लगाए CM के रास्ते पे, लाइटिंग वाले रॉड्स हैं वो लगाए, चांद सितारे बना के वो लगाए। बहुत अच्छी चीज है, हमारा शहर आर्टिफिशियल हाथी बना के लगा दें, वैसे तो पता नहीं कब आना। गिटार बना के लगा दें। मैंने तो कहा जितना वेलकमिंग वे बना सकते हैं बनाएं, शहर को खूबसूरत बनाएं, लेकिन बाकी जगहों को भी देख ले। ब्रेक के बाद आएंगे, स्टे विद अस। सफाई का नया निज़ाम शहर में मुतारिफ कराया जा रहा है। वेस्ट कलेक्शन 3 दिसंबर से शुरू होगी और ये डोर टू डोर जो है वेस्ट कलेक्शन की जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत ये खुसूसी इजलास हुआ। हर तहसील में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सर्विसेज आउटसोर्सिंग की मंजूरी दी गई है। रौसाब आपकी खबर है, ज़रा बता दें। बल्कि देखिए, ये काफ़ी अरसे से जो कि बाज़ अज़ला में ख़ास तौर पर जो डिवीजनल हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पर तो वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से कंपनीज बनाई गई हैं। जिस तरह से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी लाहौर के लिए काम करती है, फैसलाबाद के लिए FWMC है, इसी तरह से बाकी शहरों के लिए। लेकिन जो मजमूई तौर पर 150 के करीब अब तहसीलें हैं पंजाब की, जिनमें से अगर हम डिवीजनल हेडक्वार्टर्स के सिटी एरियाज़ को देखते हैं तो उसके बाद लाहौर के अलावा जो दूसरे डिवीजन हैं उनकी तहसीलें बहुत वसी रकबे और ज़्यादा देही इलाकों पर मुश्तमिल है, तो वो निगलेक्टेड थी। इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने प्लान किया कि क्यों उन तहसीलों और देहातों में भी सफाई जो है वो किसी बड़े शहर के बराबर नहीं हो सकती। तो इस पर वर्किंग की सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने, और इस पर तकरीबन 6 माह का जो अरसा वो लगा है सारा सिस्टम, सारा मेकनिज़म बनाते हुए कि इन तहसीलों में भी अब 103 तहसीलें ऐसी हैं जिनको सिलेक्ट किया गया जहाँ पर ये सफाई का नया निज़ाम आउटसोर्स होगा। यानी लाहौर की तर्ज पर जो मिंचनाबाद है या सफदराबाद तहसील है वहाँ पर लाहौर की तर्ज पर सफाई होगी और यकजा निज़ाम होगा। उससे कबल ज़ीरो वेस्ट करके जो है वो कॉन्ट्रैक्टर्स को गवर्नमेंट हैंड ओवर करेगी। तो इसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अब ये 3 दिसंबर से इसकी लॉन्चिंग का जो मरहला है वो शुरू हो रहा है और उसके बाद आई होप कि सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी और लोगों को देखिए सफाई निस्फ ईमान है। क्या आएगी सफाई पहले वाले सफाई के निज़ाम से बेहतर है, निज़ाम से बेहतर आएगी। लेकिन इसमें इस सारी सूरत हाल में मैंने लैंडफिल साइट्स के हवाले से कोई पेशरफ्त नहीं देखी। अब जो लाहौर की लैंडफिल साइट है उसका भी बुरा हाल है, वो मुझे लगता है कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है या मुद्दत पूरी करने के करीब है। तो आपके पास नेक्स्ट प्लान क्या है? सुंदर में ललियानी के पास आपने स्पेस तो देखी है, जगह तो आपने देखी, लेकिन उसके लिए क्या काम किया? आप आइंदा जो 10 साल हैं वहाँ तक लाहौर शहर का जो हर रोज़ 6000 टन जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसको आपने कहाँ डंप करना है? और साइंटिफिकली अब डंप करने की बात की जा रही है। जो एनवायरनमेंट के इतने इश्यूज आज हम फेस कर रहे हैं ये उन्हीं में से एक है कि बेहंगम था। अब तो खैर से लैंडफिल साइट है लखो डैर में, और उससे कबल तो हम बस कूड़े के पहाड़ बनाते थे और वो आसपास की आबादियों को जिस तरह से वो करते थे, तो थोड़ा सिस्टम बेहतर हुआ है, लेकिन इसको और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगी। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन का मुझे थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं। मैंने इस्तांबुल में लैंडफिल साइट देखी और वो ऐसे लग रहा था कि जैसे ये एक गोल्फ की ग्राउंड है। नीचे सारा गार्बेज और ऊपर उसको इस तरह से बनाया गया। फिर उसके बाद जो TCP टेम्परेरी कलेक्शन पॉइंट्स था उसको भी जब देखा तो उसमें सेग्रीगेशन होती है वेस्ट की, जो वेस्ट प्रोड्यूस होती है उसकी सेग्रीगेशन है, यानी जो रिसाइकल के लिए यूज करना है वो अलग हो जाएगा, ग्रीन वेस्ट जो है वो खाद बनाने के लिए अलग हो जाएगी, और जो बिल्कुल जो तीसरी कैटेगरी है वो अलग हो जाएगी। तो यहाँ पर ऐसा निज़ाम अभी तक जो है वो आ नहीं सका है। अब
ये उम्मीद है कि ये घरों के बाहर जो डब्बे रखने का सिस्टम शुरू करने लगे, 3 तरह लगी थी, ये डोर टू डोर कलेक्शन होगी हर घर में जाके, तो फिर क्या पैसे भी लिए जाएंगे इरफान साहब? ऑब्वियसली डेफिनेटली। देखें यहाँ पे कौन सा काम फ्री हो रहा है। आप पहले जो है आपसे जो वेस्ट कलेक्शन के लिए जो मुकामी लोग आते हैं, क्या उनको आप पैसे नहीं देते? उनको भी आप पैसे देते हैं। तो ये जो अब सिस्टम किया जा रहा है, ये मुझे तो अभी तक सिर्फ फोटो सेशन की हद तक माजरत के साथ लग रहा है। इसकी एक बड़ी वजह आप देखें कि इसके लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज की ज़रूरत है, आपको मैन पावर की ज़रूरत है, आपको नई मशीनरी की ज़रूरत है। क्या वेस्ट कंपनीज़ ने ये नई मशीनरीज खरीद ली? क्या मैन पावर जो है वो अपनी पूरी कर ली? इश्तिहार आया किसी जगह के ऊपर, आपने देखा हो? क्योंकि हमें लाहौर के अंदर, लाहौर जैसा एक बिग सिटी, उसके अंदर जो पूरे पंजाब का फेस है, उसमें हमको कई दफ़ा ये इश्यूज नज़र आए कि जो लोग वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनको सैलरीज नहीं दी जा रही, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो रीन्यू नहीं किए जा रहे। ये वो तमाम इश्यूज थे, और उनमें ज़्यादातर इशू जो बड़ा था वो ये था कि मैन पावर जो है वो इतनी नहीं कि वो पूरा लाहौर जो है उसको कवर कर सके। इसके बाद आप पूरा पंजाब कवर करने जा रहे हैं। लाहौर में आपको एक एग्जांपल दी गई, आपको यहाँ पे बताया गया कि हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर जो गलियाँ मोहल्ले हैं, खूबसूरत गलियाँ बना रहे हैं, जिसमें इस्लामपुर वाली साइड के ऊपर 2-4 गलियाँ जो है उसको डेकोरेट किया गया, वहाँ पे सोलिंग जो है वो डाली गई, और उसके बाद वहाँ पे गार्बेज के लिए बैग रखे गए। उसके बाद वो प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर क्या किया गया, वो बताया गया था ये पायलट प्रोजेक्ट है, इसके बाद पूरे पंजाब के अंदर इसको लेके जाया जाएगा, पूरे लाहौर। फिलहाल लाहौर में एक गली के बाद जो है उसके बाद क्या किया गया? कुछ भी नहीं हुआ। ये इसी तरह है कि यहाँ पे क्योंकि वज़ीर आला पंजाब जब भी इजलास बुलाती हैं तो उसके बाद उनको नया प्लान दे दिया जाता है। पीछे जो हम पहले भी बात कर रहे थे, जो पहले प्रोजेक्ट जो शुरू किए हैं आपने, उनके ऊपर आपने क्या किया? उनकी जो है वो अपडेट लेने की बजाय, उसके ऊपर रिपोर्ट देने की बजाय कि हमने ये काम कर लिया, ये जो बाबूज होते हैं, ये जो अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ये उलझा के रखते हैं कि हम नया ये प्लान कर रहे हैं, हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब 6 माह के अंदर ये फिजिबिलिटी बनी कि पूरे पंजाब के अंदर हम ये सफाई का निज़ाम इसको बेहतर किया जाएगा, लेकिन ये 6 माह के अंदर ये नहीं बताया गया कि अब तक हमने जो है वो रिसोर्स क्या पैदा किए, हमने मशीनरी कितनी खरीदी, हमने उसके लिए मैन पावर कितनी जो है वो मज़ीद एंगेज की। ये किसी जगह के ऊपर काम नहीं है। वही लोग, उनके ऊपर मजीद बर्डन डाला जाएगा कि आपने पूरे पंजाब में काम करना, और ये काम इसी तरह होगा फोटो सेशन के तौर पे। इसमें थोड़ा सा मैं आपकी करेक्शन कर दूं। जी जी। इसके जो नताइज आएंगे तो वो तो वक्त साबित करेगा। जब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बनाई गई थी तो तब भी कहा जाता था कि कंपनियों के हवाले किया जा रहा है लाहौर को, लेकिन आपने फिर सफाई का मेयार बेहतर देखा। आपने कुछ बेहतर देखा। अच्छा, बिल्कुल। देखें आप मेन पॉइंट्स, अगर लाहौर की हम बात कर रहे हैं, इसमें जैसे हम 10,000 की जिक्र कर रहे थे, 10,000 के ऊपर क्या आप तमाम गलियों में सफाई हो रही है? नहीं हो रही। वहां पे रोड नहीं बने हुए थे, सफाइयां क्या हो रही? इसमें 10,000 नौकरियां भी जो है वो ये जो नया निज़ाम है आउटसोर्सिंग का ये प्रोड्यूस करेगा। 10,000 से ज़ायद हैं, क्योंकि लेकिन अच्छी बात इरफान साहब ये है कि आपके देहातों में जो एक सफाई के नाम सिरे से कुछ नहीं था। राव साहब वो फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, ये हर साल हर नई गवर्नमेंट आके यही प्लान देती है कि हम पंजाब पूरे को साफ करेंगे। ये थोड़ा मुख्तलिफ है, ये थोड़ा मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ जो फोकस रहा है वो यही रहा कि जहाँ पर चीफ मिनिस्टर ने जाना है जिस शहर में, उसको तो साफ रखा जाए, उसके अलावा गंद पड़ता है, बल्कि वही गंद उठा के किसी दूसरे एरिया में फेंक के उसको गंद डाल दिया जाए। अच्छा, 3 दिसंबर से ये वाला सिस्टम शुरू हो रहा है, सफाई होगी। अच्छा, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, PHA को ये कहा गया है कि जी दरख्त जो है वो लगाए जाए, देसी दरख्त जो आपके एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो, और इसके बाद कॉलो पार्क्स को उखाड़ दिया जाए। एक कमेंट चाहिए मुझे, ब्रेक की तरफ जाना है। इरफान साहब, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया, हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया, लेकिन सिंध हाई कोर्ट का आप इसके ऊपर फैसला देख ले। कई साल पहले उन्होंने कहा था इसको दरख्त ना कंसीडर करें, इसको झाड़ी करें, लेकिन तब की जब जो हुकूमत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसकी जानिब से इसको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, कोनू के दरख्त लगाए गए थे, कहा गया था कि इसकी मेंटेनेंस जो है वो लो है, मेंटेनेंस फ्री है, और उसके बाद इसका जो फैलाव है वो कंट्रोलेबल है। तो इसके लिए ये लगाने शुरू किए जो कि बिल्कुल बेसूद रहे। एक कमेंट करना चाहूँगा, आपके पास बागे जना है, वहाँ पर आपके सारे देसी दरख्त हैं, उनकी आप कभी उनको ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि वो कितना एरिया, एक दरख्त जो है वो कितने एरिया को साया दे रहा है, या अगर कोई फलदार दरख्त है तो वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की अट्रैक्शन है वो कितनी ज़्यादा है। ये 2011 में शहबाज शरीफ साहब ने
कोशिश की थी कि नहर पर जो है वो तकरीबन 10-12 हज़ार फलदार दरख्त और सायादार दरख्त लगाए जाए मुकामी, लेकिन PHA ऐसा कोई गफलत का मुर्तकब इदारा है कि इसको खुशनुदी से, खुशामद से ये आगे बढ़ ही नहीं पाता। अभी भी देखिए आप कि हर जगह पर रॉड्स लगाएं, दरख्त लगाएं। भाई आपके पास अब जो पैसे आपको दिए जाते हैं वो दरख्त लगाने के लिए दिए जाते हैं। आपके मुकामी अंग्रेज यहाँ पर मुकामी दरख्त लगाते थे, और ये अंग्रेज जो यहाँ पे जो काठे अंग्रेज हैं ये यहाँ पे वो वाले दरख्त ऐसे लगा रहे हैं, कोनू का पौधा जिस पर अब कोर्ट को भी नोटिस देना पड़ा है। आप हमारे जो यहाँ पर टाली है, नीम है, जो यहाँ के दरख्त हैं, वो उनको लगाने से मेंटेनेंस का कहा जाता था कि कोनू की मेंटेनेंस इजी है, कोनू के पत्ते ज्यादा नहीं झड़ते, कोनू का जो उसका हुजम है वो कंट्रोल किया जा सकता है, उसको स्ट्रेट लेके जाया जा सकता है सड़क के ऊपर। चीज का फायदा ही कोई नहीं है आपके यही बात है कि आप एक झाड़ी को आप अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कि हमने इसके ऊपर देखे जी बड़ा काम कर लिया, हमने इतने दरख्त लगा दिए और ये दरख्त जो है वो काम नहीं करते। एक दफा उधर ही चले जाएं, बागे जना के चक्कर लगा ये हमारे लिए बहुत जरूरी भी है। ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। सो हमारे जी अगली खबर की तरफ, महकमा इत्तलात और रूडा ने अराजी की मुंतकली का MOU साइन कर दिया है। सो बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते बहुत देर से लोग इंतज़ार कर रहे थे, सहाफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। सहाफ़ियों को जो मेरे ख्याल से 2015 में 2017 में लास्ट टाइम कब मिले थे प्लॉट्स? देखिए 2007 में, 2007 में, उसके बाद फिर 2011 में या शायद 12 में, 2011 में जो है ब्लॉक वाली, और उसके बाद अब है। देखिए ये क्रेडिट तो आज मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट लेने जा रही है, और इसमें कोई शक नहीं कि आज़मा बुखारी ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया। अदरवाइज़ तो रवायत ये है, वैसे रवायत ये है कि माजी की हुकूमतों के तमाम तर जो मंसूबे होते हैं उनको ठप कर दिया जाता है, चाहे उस पर जितना मर्जी पैसा लग गया हो, चाहे उस पर जितनी मर्जी प्लानिंग। रवायत ये है, लेकिन चलें ये बुनियाद रखी थी साबिक निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने, और उनकी रखी हुई बुनियाद पर काफ़ी वो जलेबी की तरह बल खाती हुई फिर अब ऑब्वियसली जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, देर आए दुरुस्त आए जिससे, और इसमें जो इसको पैट्रनाइज किया जा रहा है, जिस पे वज़ीर आला पंजाब ने भी खासी दिलचस्पी का इजहार किया है, और फिर आज़मा बुखारी साहिबा ने काफ़ी उनकी काविशें इसमें, क्योंकि मीटिंग्स करना, अवेलेबिलिटी, पहली दफ़ा 3200 सहाफ़ी हैं जिनको प्लॉट्स दिए जाएंगे। नहीं 3200 नहीं है, ये 3200 प्लॉट्स होंगे जिसमें 10 या शायद 15% जो कोटा है वो DGPR का होगा। एज अर्लियर जिस तरह से पहले हाउसिंग, ये बेसिकली ये फेज़ 2 होगा, और रावी मस्कन के नाम से, जिसकी बुनियाद निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने रखी थी, और वो एक बेहतरीन मॉडल था। अगर उसी को फॉलो कर लिया जाता 100% तो ज़्यादा बेहतर था। वो कैमरामैन, अब मैं आपको बताऊं, ये जो जिस कैमरामैन की वजह से मैं, आप और हुकूमती मशीनरी, वज़ीर आला पंजाब, इस कैमरामैन की जद्दोजहद की वजह से, इसकी कमिटमेंट की वजह से, जिनकी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो हुकाम बाला की आप दिखाते हैं, इश्यूज़ दिखाते हैं, ये मैं ये समझता हूँ दयानतदारी से कि ये कैमरामैन हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमसे ज़्यादा मुशक्क़त करते हैं, इनका हक बनता है। और पहली मरतबा निगरान वज़ीर आला पंजाब के दौर में कैमरामैन्स को जो उनको एक्नॉलेज किया गया बुनियादी तौर पर। एक्नॉलेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ है। प्लॉट का साइज़ क्या था इस पर किसी को एतराज़ नहीं था, और एक्नॉलेजमेंट पहली मरतबा हुई, जिसको आगे अब बढ़ाने की ज़रूरत थी। अब जो नई चीज़ इसमें आ रही है, सुनने में आ रही, जो कि जिस पर के वर्किंग की ज़रूरत है, कि जिन लोगों ने अप्लाई किया था, अगर इस स्कीम ने सिर्फ लाहौर तक रहना है तो लाहौर के तमाम कैमरामैन्स को, वज़ीर आला पंजाब साहब अगर आप सुन रही हैं, या अगर आप कहें तो कम अज़ कम कैमरामैन हजरात के हवाले से ज़रूर ये सोचें, ये वो लोग हैं जो धरनों में, जो शेल गैसेस में, जिनका बुरा हाल होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्टर्स का नहीं होता, वो होते तो इकट्ठे ही हैं, लेकिन ये बड़ा भारी भरकम बैग उठाए ये जो कैमरामैन्स हैं, ये आपकी तवज्जा के मुंतज़िर हैं, आपकी तवज्जा के मुंतज़िर हैं। इनकी एक इलेक्टेड बॉडी भी है, उनके साथ बात करके इनको भी उसी तरह से अकोमोडेट किया जाना चाहिए जिस तरह से आप कौंसल मेंबर्स को करें। अब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं या कैमरामैन हजरात हैं जिनको
5-5 साल 10-10 साल हो चुके हुए हैं, लेकिन वो प्रेस क्लब के किसी वजह से मेंबर नहीं बन सके, तो उनको बाहर नहीं रहना चाहिए। उनके लिए कोई ज़रूर ऐसी कैटेगरी बननी चाहिए जिससे कि कम से कम थोड़ा सा ना मुझे एक तो बता दें प्लॉट का साइज, दूसरा क्राइटेरिया क्या रखा गया, कौन लोग इसके अहल हैं, और वो लोग जो कि पहले अपनी एप्लीकेशंस दे चुके हैं, जिनको लेटर मौसूल हो चुके हैं, वो कहाँ स्टैंड करते हैं? क्राइटेरिया इसका अभी चूंकि ये MOU साइन हो गया है, 200 एकड़ ये ज़मीन है, 3200 प्लॉट्स हैं। पहले तो 7 मरला और 3 मरला की कैटेगरी थी। अब इस हवाले से कैटेगरी क्या होगी इस पर फैसला होना बाकी है। अलबत्ता ये पॉजिटिव चीज़ है कि ये धीरे धीरे मामला आगे बढ़ रहा है, और बहुत सारे कैमरामैन बेचारे जिनका इवन एंड रिपोर्टर्स भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं ज़ाती तौर पर कि किराए के घर में रहते हैं और इतनी सर्विसेज हो गई हैं। तो प्रेस क्लब के जो काउंसिल मेंबर्स होंगे वो उनके फार्म प्रेस क्लब से ही जाएंगे, उनको दोबारा से फॉर्म फिल करना पड़ेंगे। और जो लोग जो बात की जा रही है कि बाकी जो मेंबर्स नहीं होंगे उनको एक्सपीरियंस की बुनियाद पे उनकी कुरानदाजी होगी, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कुरानदाजी के चक्कर में ना पड़ें। जिसको अगर 5 साल से ज्यादा जिसको हो गए हैं उसको एक्नॉलेज कर लिया जाए तो बेहतर है। ठीक है। अच्छा राव साहब, जिनको लेटर मौसूल हो चुके हैं निगरान दौर में, वो ऑब्वियसली वो तो अब सारा प्रोसेस जो है वो उसको दोबारा वो इसकी अब तो वो रूडा को जो फॉर्म जमा हमारे भी हुए हैं, हाँ, उसमें तो हम उस कैटेगरी में फिर इरफान साहब खुश हैं, लेकिन हमें लेटर नहीं आया। खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं? इस हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं है हमें। मैं आपको ये बात बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आपको कुछ उसकी वजूहात बताने लगा। उज़मा मैडम का शुक्रिया अदा करें। उज़मा मैडम का शुक्रिया बिल्कुल अदा नहीं करना इसमें बनता, इसमें बनता है तो मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा करना बनता है। हम वही आपको बता रहे हैं, आपका इन लोगों ने प्रोसेस को रोका। ये वो लोग हैं जो सहाफियों के जो है वो घरों के ऊपर हमलावर हुए, उनके जो है उनका हक था उसको खाने की कोशिश की। ये वो लोग मेरा प्लॉट आए वो देखें, वो अल्लाह पाक ने जो है वो कहता है किस्मत की बात है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो आज ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था निगरान वज़ीर आला मोहसिन रज़ा नकवी ने, और उसके अंदर जो ये हुकूमत, क्योंकि उनके पास टाइम शॉर्ट था, उसके बाद ये हुकूमत आई, इसने रोड़े अटकाए, सियासत की गई, और उसमें कुछ सहाफियों के रूप के अंदर जो भेड़िए थे, जो लोगों के जो ऐसे हकूक खाने के लिए स्लब करने के लिए कोशिश करते थे, उन्होंने हुकूमत के साथ गठजोड़ किया। और उसके बाद जो है वो ये किया गया कि जिन लोगों को मिलने थे उसके अंदर रोड़े अटका दिए गए कि अगर शेखुपुरा का कोई शेखुपुरा का देखिए उन्होंने भी किया, लेकिन हुकूमत उसकी आलाकार बनी ना। हुकूमत अपने फायदे के लिए, हुकूमत के जो ये लोग हैं इन्होंने अपने फायदा देखा कि हमारा नाम कहाँ पे आएगा। अब आप जैसे बात करी है कि मैडम अज़मा बुखारी का बड़ा शुक्रिया, किस चीज़ का शुक्रिया? उन्होंने क्या अपनी जेब से दिए हैं? ये हुकूमत का प्रोजेक्ट था जो निगरान वज़ीर आला ने किया था, रूडा ने प्लॉट देने थे, और इसमें स्किल्ड पर्सन को देखें, इसमें आप क्राइटेरिया इसका समझें कि ये प्लॉट जो है फ्री नहीं दिया जा रहा। आपको चाहिए बुज़दार ये नहीं, बुज़दार जैसा बंदा नहीं, हमें चाहिए मोहसिन नकवी जैसा बंदा जो फौरी तौर पे इसके ऊपर इंप्लीमेंट करवाने लगा था। बाद में इस हुकूमत ने आगे उसके अंदर रोड़े अटकाए। मैं तो अप्रिशिएट कर रही हूँ सिर्फ इस चीज को कि चले ये रवायत खत्म हुई है, लेकिन अभी भी ये इलेक्शन स्टंट के तौर पे इसको खेला जा रहा ना। बात यही है कि इसको अभी मुझे खामख्याली लग रही है, क्योंकि ये इलेक्शन स्टंट जो है वो मैं पिछले 20 साल से देखता आ रहा हूँ। ये 20 साल से यही क्लब की सियासत, 20 साल से प्लॉट्स की सियासत उसके ऊपर चल रहा है। के बाद से तो अब तक प्लॉट्स मिल नहीं सके, हमेशा इस मामले को सियासत की नजर हर इलेक्शन के दौरान जो है वो इस तरह की आपको हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन भी नजर आएंगे, हुकूमत के मुआहदे भी नजर आएंगे, और हुकूमत ये कहेगी कि हम करके दे रहे हैं। हम सहाफियों को भी तो आपस में पूरा एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर मुत्तहिद होकर अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर जो है उसके अंदर कोई आपको भेड़िए नुमा जो है वो नजर आएंगे तो फिर इस तरह तो मामला खराब होंगे ना। बट अगेन अगर ये हो जाता है प्रोसेस तो इसको जी बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से लेके चलना चाहिए। अगेन राव साहब ने बड़ा डिटेल में बताया कि लोग जो हैं वो इसके हकदार हैं, मुंतजिर हैं, शक नहीं इसमें, मुंतजिर हैं, तो प्लीज थोड़ा सा करम। मैं ना एक कमेंट मुझे करने दें, जिस दिन मोहसिन नकवी साहब ने ये अनाउंस किया था ना, खुदा की कसम कैमरामैन इतने खुश थे, रिपोर्टर्स भी रिपोर्टर्स भी, मैं एक बात जिन लोगों को न्यूज रूम का स्टाफ था उसको मिल रहे थे। इन लोगों ने क्राइटेरिया चेंज किए
मामला खराब किए, कैमरामैन को मुझे वो दिन बिल्कुल नहीं। शेखुपुरा में कोई सहाफी वहां पे मौजूद है, उसमें शेखुपुरा के सहाफी को क्यों नहीं मिलना लाहौर में प्लाट? उसको अगर उसको मिल रहा था उसके जिले में उसको उसके जिले में अकोमोडेट कर दें। आपको भी पता है कि इसको डिवीजनल लेवल पे सोसाइटी अनाउंस करके देखें वो किया जा सकता है। मैं वही बात कर रहा हूं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। मैं देखें इस पर मैं यही आप इसके ऊपर इत्तेफाक करें, आपने डेफिनेटली करना है इस पे इत्तेफाक, लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं कि इत्तेफाक कर रहा हूं, इत्तेफाक भी कर लें, चले आप इत्तेफाक कर लें, उनकी बात से इत्तेफाक कर लें या इत्तेफाक कर लें। अच्छा मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर शेखुपुरा का कोई सहाफी है, अगर साहिवाल का उकाड़े का कसूर का सहाफी है, उसको अगर प्लाट मिल रहा था तो पंजाब हुकूमत को क्या तकलीफ है? क्या हुकूमत पंजाब हुकूमत ने उनके लिए भी सोल्यूशन है? सोल्यूशन अगर पंजाब गवर्नमेंट सोल्यूशन भी पंजाब गवर्नमेंट अगर वाकई संजीदा है, यही तो बात है, लेवल पर हाउसिंग सोसाइटी, यही तो बात है, संजीदगी नहीं ताकि यही तो हम बात कर रहे हैं, इक्वली लेके यही तो हम बात कर रहे हैं, डिवीजनल लेवल में बनती है हाउसिंग सोसाइटीज, उसमें कोटा वेलकम बैक वंस अगेन। सो साफ साफ एक बात तो कह दी गई है चेयरमैन पीसीबी की जानिब से, चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम करने का मुतालबा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैचेस पर डेडलॉक बरकरार है। इरफान मलिक साहब देखिए, इंडिया अपनी हठधर्मी जो है वो दिखा रहा है, और अब क्योंकि चेयरमैन आईसीसी जो है वो उनका बनने जा रहा है, अभी बन चुके हैं लेकिन उन्होंने चार्ज नहीं लिया, वो भी चार्ज लेने वाले हैं, तो इसके लिए अब वो पूरा प्लान कर रहा है कि अपना बुग्स जो है पाकिस्तान के साथ वो स्पोर्ट्स में भी लेके आए, और इस बुग्स के तहत उन्होंने कहा कि हाइब्रिड निज़ाम। अब मैं आपको बताऊं कि चेयरमैन जो है पीसीबी, उनसे जब बात हुई उनसे पूछा गया कि क्या अगर वो टीम नहीं आती तो उसके बाद क्या होगा? उन्होंने कहा ये इस चीज़ के ऊपर जो है वो सख्त जो है वो हमारे रद्द अमल होगा कि इसके ऊपर और कोई राय नहीं है कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम भी जो है वो नहीं जाएंगे। और उसके बाद आपको ये भी बताएं कि 3 मैचेस जो हैं, 3 सीरीज जो हैं वो इंडिया में हो रही है, जिसमें पाकिस्तान की शिरकत जो है वो लाजमी है। अगर वो नहीं आता तो इसमें जो बहुत मुश्किल हो जाएगा इंडिया के लिए भी। और अब जो है वो इस पे जो किया गया कि तमाम जो बोर्ड्स हैं, क्योंकि अभी तक जो इंडियन क्रिकेट टीम की तरफ से, इंडियन बोर्ड की तरफ से रिटर्न के अंदर कुछ नहीं दिया गया कि हम आएंगे नहीं आएंगे, तो आज जो है दुबई के अंदर जो इजलास होगा उसके अंदर इस बात के ऊपर जो है वो बहस होगी, और मोहसिन नकवी जो है वो पाकिस्तान का जो केस है वो चैंपियंस ट्रॉफी का केस जो है वो उसके ऊपर फाइट करेंगे कि भाई ये हमें रिटर्न में बताया जाए कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर नहीं आ रहे तो उसकी वजूहात बताई जाए। क्योंकि आप देखें कि अगर वज़ीर ख़ारजा इंडिया का पाकिस्तान के अंदर आ सकता है, पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे इजलास में शिरकत कर सकता है, तो क्रिकेट टीम जो स्पोर्ट्स है जो मुल्कों को जोड़ती है, जो है ना, ये देखिए वो हठधर्मी है, वो अपने जो है मुफादात उनको नजर जो है वो रखते हैं अंदर। देखिए वो बुग्स है, और इनसिक्योरिटी कुछ नहीं है, सिर्फ बुग्स है पाकिस्तान के साथ, जो हर दफा जो है भारत हार का डर तो नहीं, डेफिनेटली हार का डर भी है, और उसके साथ साथ आपको जो है बुग्स उनका नजर आता है कि वो अपनी इजारादारी कायम करना चाहते हैं और पाकिस्तान को अकेला तनहा छोड़ना चाहते हैं। तो ये पॉलिसी उनकी जो है वो इंशाल्लाह कामयाब नहीं होगी। अच्छा, मैं ना काफ़ी दिनों से चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से काफ़ी कुछ भारतीय जो जर्नलिस्ट हैं और मैं उनको भी सुन रहा हूँ जिनकी ज़िंदगी गुजर गई है स्पोर्ट्स की सहाफ़त करते करते, और ज़रा भी शर्म और हया नाम की कुछ चीज़ इनको नहीं आती। और बहुत सारे सीनियर लोग कहते हैं कि लोग बड़े अच्छे हैं, बड़ा मज़ा आता है, मेहमान नवाजी वहाँ पर बड़ी अच्छी है, लेकिन भारतीय टीम को सिक्योरिटी का कोई मसला हो सकता है। और अब आप देखें क्या मसला हो सकता है। इंग्लैंड यहाँ पे 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज नहीं खेल के गई, क्या वो अफगानिस्तान में खेल के गई है, क्या वो ईरान में खेल के गई है? इससे पहले बांग्लादेश आई, न्यूजीलैंड की टीम आई, और कितनी टूर्नामेंट्स यहाँ पर, PSL यहाँ पर हो चुका है। तो इसमें कौन सी सिक्योरिटी की आपको जरूरत है जनाब? बहुत हो चुके हैं यहाँ पे। आप क्या मतलब आप आसमान से उतरे हुए? बिल्कुल इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस पर किसी सूरत, अगर माली नुकसान की बात की जा रही है, इसको ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। अगर आज पाकिस्तान ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, पीसीबी ने, कि जी कोई बात नहीं, नहीं आते, और हाइब्रिड मॉडल को मान लिया, तो भारत कभी भी आपके मुल्क में किसी तरह की क्रिकेट होने नहीं देगा। और ये वो स्पोर्ट्स दुश्मनी है जो आबी दहशतगर्दी
और फिर तकरीबकारी से होती हुई अब खेलों की दहशतगर्दी की तरफ जा रही है, और ये वो इसको बाकायदा मुनज़्ज़म अंदाज में इसको प्लान किया जा रहा है। क्या सरखाब के पर लगे हुए हैं इनको क्या मतलब इनके प्लेयर्स कहां से आसमान से आए हुए हैं? अगर इंग्लैंड आगे खेल सकती है, ऑस्ट्रेलिया आगे खेल सकती है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको क्या प्रॉब्लम है? इनकी सिक्योरिटी का क्या मसला है? ये सारी जो इनकी बदनीति और बुग़्ज़ जिसको इरफान साहब ने एक्सप्लेन किया, इस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इनको भी पता है अगर आज पाकिस्तान ने घुटने टेके, खुदा ने कहा, जिसका कि मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, और बिल्कुल वाज़ेह है चेयरमैन पीसीबी की स्टेटमेंट, तो अब इस पे आपको खड़े रहना है। और मेरा सवाल उनसे भी होगा जो सिविलाइज्ड नेशंस अपने आप को कहते हैं, सिविलाइज्ड कंट्रीज कहते हैं, इसी भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, फिर उसके बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड, ये इनको भी तो कुछ देखना है, इनको भी तो फैसला करना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, इनको भी तो कोई फैसला करना है। क्यों आपके मुल्क में अगर कोई सीरीज हो रही है तो उसको हाइब्रिड मॉडल का कहा जाए, तो फिर भारत में जो 17 तरह की जो तहरीकें चल रही हैं आजादी की, कभी हमारे यहां से आपने सुना इस बात को कि हमारी टीम को वहां पर खतरा हो सकता है? हमने कोशिश की कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये चूंकि हिंदुत्व और नरेंद्र मोदी की वो पॉलिसीज जो कि जिसने पहले समाज को नुकसान पहुंचाया, इनको तो ये शर्म नहीं आती सिक्योरिटी की बात करते हुए कि अभी 30,000 सिख यात्री पूरी दुनिया से, अभी ये दूर की बात भी नहीं है, ये चंद रोज पहले यहाँ, और अभी भी बहुत सारे यहाँ पर हैं, और भारत से भी आए। क्या उनको सिक्योरिटी का खतरा नहीं था? कोई बंदे को बात करते हुए शर्म भी आनी चाहिए। और किस तरह से मैं सीनियर सहाफती जो सहाफी हैं उनको देख रहा होता हूँ, ये भी जिक्र करें भारत के कि किस तरह से वो और बात यह है कि आपको कुछ सरखाब के पर नहीं लगे हुए, और इनकी गलतफहमी इस मर्तबा अगर पाकिस्तान ने दूर ना की तो फिर ये मसला ये इनकी हमेशा ये कोशिश है कि ना कोई सीरीज इधर हो सके। आपने जो श्रीलंकन टीम पर अटैक था उसके पीछे राव मुलव्वस थी, सारे उसमें खराबी करवाई गई, तमाम तकरीबकारी की कार्रवाइयां जब वो नाकाम हुई हैं, वो नाकाम हुई हैं, अब ये खेलों को भी पीछे पड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। ब्रेक और हेडलाइंस के बाद आएंगे। स्टूडियो में खुश आमदीद कहेंगे। कुछ रुझानात हम टाइम के साथ देखते हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। लोग चाहते हैं उनके फीचर्स बड़े शार्प होने चाहिए, पतली तीखी नाक होनी चाहिए, डबल चिन से कुछ लोग परेशान होते हैं, और मोटी गालों से कुछ लोग परेशान होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं जी बिल्कुल उनका चेहरा खूबसूरत सा नज़र आना चाहिए, फाइन लाइंस नहीं होनी चाहिए, हमारे फोरहेड पे समटाइम जो लाइंस नज़र आ रही होती है, ये सब। अच्छा जी, अब जिस तरह ये चीज़ें आ रही हैं, इसके जदीद हम देख रहे हैं कि तरीके भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले तो जी ये बड़ा सेंसिटिव किस्म का काम होता है, तो डॉक्टर का इंतखाब सोच समझ के करें। ब्यूटी सैलून्स में भी ये चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं, तो आई मस्ट से कि कहीं पर, क्योंकि आपके चेहरे का मामला है, इस पर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, किसी माहिर डॉक्टर के पास जाएं। सेकेंडली, हम ज़रूर बात करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं बड़ा, क्योंकि लोग कंसर्न होते हैं कि अच्छा अगर कुछ अपनी नाक तीखी करवा रहे हैं, लिप्स के हवाले से कुछ बुटॉक्स वगैरह करा रहे हैं, तो इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जदीद रुझानात जो इसके चल रहे हैं वो क्या है, मतलब लोग क्या क्या करा रहे हैं आजकल ना, ट्रेंड क्या है, वो भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ ये कितना सेफ है, अगर आप ये करा रहे हैं तो इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान साहब, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन हैं। वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। हम एक दौर सी लगी है, लोग चाहते हैं बस हम खूबसूरत दिखने चाहिए, ऐसे में बहुत सारी नई टर्म्स आई हैं जिनकी तरफ लोग जा रहे हैं। क्या क्या कुछ लोग कराते हैं आजकल, पहले इस पर रोशनी डाल। अच्छा, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। हाँ। मैं जब इंग्लैंड में था तो वहाँ जो हमारे कॉस्मेटिक सर्जरी कराने वाली में ख़वातीन और मर्दों की जो शरह थी वो 9:1 थी। अच्छा। मतलब 9 ख़वातीन के मुकाबले में 1 मर्द कॉस्मेटिक सर्जरी कराता था। लेकिन जब से अब तो 20-30 साल हो गए मैं पाकिस्तान में प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर में, तो वहाँ पे अब ये रेशो तकरीबन 50-50 है। हाँ, तो मर्द भी उतने ही कॉन्शियस हैं आजकल अपनी खूबसूरती के मुतालिक जितनी के औरतें। नो डाउट। और जो मर्द हैं वो आजकल सबसे कॉमन प्रोसीजर जो है वो अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं और अपनी बेली की फ़ैट को कम करवाते हैं
और गायनिकोमेस्टिया की करेक्शन करवाते हैं, जो कि एक थोड़े से मर्दों में प्रोट्यूबरेंट ब्रेस्ट हो जाते हैं, उसके लिए हम लाइपोसक्शन, और आजकल हेयर ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी बड़ी जदीद आ गई है जिसमें हम एक एक बाल लगाते हैं खवातीन। जी परफेक्ट बिल्कुल हर लिहाज से सेफ है। लेकिन जो आपने पहले अपने इंट्रो में बताया ना, इट सेफ इज़ ए वेरी रिलेटिव टर्म। ये डिपेंड करता है कि आप, हमारी खवातीन एक सूट लेने के लिए तो 3 दुकानों पे चली जाती हैं, लेकिन अपनी स्किन के लिए वो छुपा के एक ही जगह पे करके, तो आपने जो आपने बताया ना वो बड़ा पर्टिनेंट है कि आप जिस भी शहर में हैं, जहाँ भी हैं, आप एक मुस्तनद डॉक्टर को ज़रूर चुनें। अब तो जी आपके पास इंटरनेट की ऑप्शन है, आप डॉक्टर के रिव्यूज़ देखें, ज़रूर अपने डॉक्टर के बारे में डिटेल जानें और फिर जाएं, क्योंकि आपकी स्किन से रिलेटेड या आपकी सेहत से मुतालिक कोई भी मामला है तो उसको आपको बड़ा सीरियस लेना चाहिए। कुछ चीज़ें जो नॉर्मली लोग चाहते हैं, नाक तीखी होनी चाहिए, डबल चिन नहीं होनी चाहिए, फाइन लाइंस जो है वो नहीं आनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब इसके रुझानात बताइए। जी, जो नाक तीखी होने का, मेरी स्पेशलिटी मेनली नोज़ जॉब ही है, और मैंने आपके विदाउट नेमिंग अ फ्यू, मैंने बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ का नोज़ जॉब किया हुआ है, तो ये मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इसमें कोई स्कार्व कार नहीं आता। और हम जो कॉस्मेटिक सर्जन जो सर्जरी करते हैं वो 2 तरह की होती है। ये जो सर्जरी है ये परमानेंट है। हमसे हर बंदा आके, हर खातून ये सवाल करती है कि ये मुझे दोबारा तो नहीं करवाना पड़ेगा। सही। तो ये एक परमानेंट प्रोसीजर है। कुछ होते हैं ना आपको बार-बार सेशंस लेने पड़ते हैं। तो कुछ प्रोसीजर्स ऐसे हैं, जिस तरह बोटॉक्स या फिलर्स हैं, उनमें आपको सेशंस लेने पड़ते हैं। लेकिन अब हम कॉस्मेटिक सर्जन्स, हमारे पास अब ये एबिलिटी है कि हम आप ही की फैट लेके उसको एक ख़ास प्रोसेस से गुजार के और वो फैट फिलर की जगह इंजेक्ट कर देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि ये आपकी अपनी फैट है और इसमें स्टेम सेल्स होते हैं, और स्टेम सेल्स आपकी स्किन को रिजुविनेट करते रहते हैं। और दूसरा, ये आपकी नेचुरल प्रोडक्ट है। आपको पता है हर सिंथेटिक चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, नो डाउट। और ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बात कही कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आपको पता है आजकल इंटरनेट के दौर में अगर आप सर्च करें तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आजकल बेस्ट सर्जन या प्लास्टिक सर्जन एक कीवर्ड है, और उसके इश्तिहार से आप कोई आम नॉन डॉक्टर या क्वैक भी वो ख़रीद सकता है। तो आपने वो डॉक्टर के रिव्यूज़ देखने हैं, उसकी रिकमेंडेशंस देखनी है, फिर उससे मुलाकात करने के लिए आई रिकमेंड कि आप प्लीज़ अपनी स्किन के मुतालिक और अपने जिस्म के मुतालिक कॉस्ट कॉन्शियस ना हो, बल्कि क्वालिटी कॉन्शियस हों। बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आप ऐसे डॉक्टर, फिर उससे एक दफ़ा मिले और उससे अपने, अगर कोई बंदा आपको ये कहता है ना कि जी आप फिक्र ही ना करें, बस इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, तो आपको बेहतर पता है कि वो तो पानी पीने से भी आपका पेट थोड़ा सा फूल जाता है। तो हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट, अगर आप ड्राइव करते हैं तो उसमें साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको सेफ़ ड्राइविंग करनी चाहिए। आप अपना डॉक्टर बेहतर चुनें, आप ये देखिए कि उसका एक्सपीरियंस कितना है, और ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी। सही। डॉक्टर साहब मुझे बताइएगा, ऑब्वियसली जब आपके पास लोग आते हैं तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है। लोग चाहते हैं कि जी नाक इस तरह का पतला तीखा होना चाहिए, तो कभी ऐसा भी होता है किसी को ज़रूरत भी नहीं होती और लोग चाह रहे होते हैं कि अच्छा जी हमारे नोज़ को रीशेप कर दें। जी ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजकल ना हम मेरे अब राइनोप्लास्टी कहते हैं इसको, नोज़ जॉब को, तो अब माशाल्लाह आई हैव डन मोर देन 4000 बाय नाउ। तो ये वर्ल्ड में भी एक रिकग्नाइज्ड फिगर है। लेकिन आजकल हमारी खवातीन इंटरनेट और इंस्टाग्राम से मुतासर होकर ना, तो वो टर्किश नोजेज और कॉकेशियन नोज की तरह अपना नाक बनवाना चाहती हैं। और हमारे जो कुछ नाइव और नॉविस कॉस्मेटिक सर्जन हैं वो उस तरह बना भी देते हैं। अब वो नाक जब आपके चेहरे पे लगेगी तो वो सूट नहीं करेगी, क्योंकि उसमें आपके नॉस्ट्रल्स नज़र आएंगे और आपका डॉर्सम जो है वो कॉनकेव होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास, अब मेरे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स मौजूद हैं कि हम आपको बाद में दिखा देते हैं कि आपकी नाक इस तरह की होगी। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास लोग फिल्म एक्ट्रेसेस की तस्वीरें लेके आते हैं कि ये मेरे चेहरे पे ये वाला नाक लगा दें, तो हम उनको कहते हैं कि आपके चेहरे पे एक हमारा एक बाकायदा नॉलेज है जिसको एंथ्रोपोमेट्री कहते हैं। तो हम आपकी तस्वीरें खींच के आपके चेहरे की प्रोपोर्शंस के मुताबिक
आपके नाक की फिगर और शेप को मॉडिफाई करते हैं। डॉक्टर की राय पे भी ज़रूर ट्रस्ट करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छा जी, डबल चिन और फिर जिन लोगों की चीक्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं उनके लिए क्या? जी वो ये हमारे कल्चर में आपको पता है, हमारे यहाँ तो खाना ही सबसे बड़ी याशी है, और आपने कहीं भी जाना है तो अगर आप कहीं खाएं ना तो वो तो फिर आपका विज़िट कंप्लीट नहीं होता। तो हमारी ख़वातीन में ख़ास तौर पे ना ये जो चिन डबल हो जाती है, इसके लिए 2 ट्रीटमेंट्स हैं। एक तो है जो कम्प्लीटली नॉन इन्वेसिव है, जिसमें आपने आना है और चले जाना है। उसमें हम एक इंजेक्शंस लगाते हैं और उससे वो 2 या 3 सेशन करने पड़ते हैं और उससे थोड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है। लेकिन जो बेस्ट और तीर बहदफ इलाज है वो चिन की लाइपोसक्शन है। ठीक है। तो चिन की लाइपोसक्शन आउटडोर प्रोसीजर है। आप एक दिन आते हैं, उसी दिन शाम को आप दोपहर को घर चले जाते हैं। क्या वो आपकी स्किन में से क्या एक्स्ट्रा? वो स्किन में जी एक्स्ट्रा फैट की लेयर्स होती हैं। ठीक है, उसको और निकाल वो उसको हम एक सुराख के ज़रिए, एक मशीन है जिसमें आप समझे शक्कर लगा हुआ है, लेकिन वो मशीन बड़ी टेक्निकल होती है। अब हमारे पास वेजर मशीन है जो कि बहुत कॉस्टली लेकिन बहुत क्वालिटी वाली है, उससे कोई निशान नहीं आता और आपकी स्किन कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाती है। ये जो आपने गालों का जिक्र किया, इसमें हमारी स्किन टाइप में ना आजकल बकल फैट भी होती है जिसकी वजह से आपको बहुत चबी लगती है। हम वो अंदर से ही छोटा सा इंसिजन देके, और ये सारे प्रोसीजर्स लोकल में होते हैं, आप बातें कर रहे होते हैं डॉक्टर से और हम वो फैट निकाल लेते हैं, और बल्कि उसी फैट को फिर सेंट्रीफ्यूज करके बाय 1 गेट 1 फ्री हम वो आपके स्माइल लाइंस, लाफ लाइंस, ये वाली क्रीजेस में भी इंजेक्ट कर सकते हैं। चलें जी, दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, क्या अब इसके बार बार सेशंस की ज़रूरत होती है नहीं, या आपकी डाइट पे डिपेंड करती है ये? अच्छा, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है। मैं सबसे पहले आपके तवसत से अपने आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर के पास आने से पहले ना अपनी स्किन का वैसे ज़रूर ख्याल रखें जैसे आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना। उसके लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। आपने 8 से 10 ग्लास पानी के पीने हैं क्योंकि आपका 70% बॉडी वाटर है। नंबर 2, खुराक। खुराक आप इस तरह खाएं जैसे मेडिसिन खाते हैं, ताकि आपको बुढ़ापे में फिर मेडिसिन खुराक की तरह ना लेनी पड़े। सही। तो आप अगर मोटे नहीं होंगे तो आपको ना ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इन सब की शरह 60 से 70% बढ़ जाती है अगर आप मोटे हैं। और तीसरी चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट, नींद आपको ज़रूर पूरी करनी है, क्योंकि नींद से मर्दों में आजकल बालों के गिरने का रुझान, वो सब कुछ स्लीप के साथ अब एसोसिएट हो गया। यानी ये चीज़ें सब आपकी बॉडी पर, आपके चेहरे पर नज़र आती हैं। अगर आप मुसलसल बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, नींद पूरी नहीं करते, तो अल्टीमेटली इसका असर आपकी स्किन और आपकी लास्टली आपकी जो फिजिकल हेल्थ है ना, उसका आपके मेंटल हेल्थ से भी बड़ा ताल्लुक। नो डाउट, ये तमाम चीज़ें जो है लिंक्ड है। अच्छा जी, मुझे डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा, हम बहुत सारी जगहों पर ऐसे देखते हैं कि तेज़ाब गर्दी के वाक़यात हो जाते हैं, स्किन बर्न के हो जाते हैं। खुदा ना खास्ता घर में कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो गया, स्किन बर्न हो गई, सो उसमें प्लास्टिक सर्जरी जो की जाती है उसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और मुफाद आमा का एक सवाल है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम प्लास्टिक सर्जन क्या प्लास्टिक लगा देते हैं या कुछ कर लेते हैं, नाम से तो दैट्स राइट। प्लास्टिक्स असल में ना प्लास्टिकोस एक वर्ड है जिसका मतलब है आपको मोल्ड करना। तो प्लास्टिक्स की 2 मेन ब्रांचेस हैं। एक है रिकंस्ट्रक्टिव या बर्न सर्जरी जो आपने अभी जिक्र किया, और दूसरी है कॉस्मेटिक। तो ये ऐसे ही है कि आपने गाड़ी का इंजन ठीक कराना है तो वो रिकंस्ट्रक्टिव होगी, और अगर बाहर आपने लेपापोती करनी है तो वो कॉस्मेटिक होगी। बर्न के सिलसिले में मेरी एक एडवाइस है कि जैसे ही कोई बर्न हो जाए, आपने आम पानी के नीचे अपना वो वाला ऑर्गन 20 मिनट के लिए बाय द वॉच 20 मिनट के लिए वो रखना है। उससे बर्न की कॉम्प्लिकेशंस आधे से ज़्यादा फौरी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि बर्न हीट से होता है, तो आपने उसको न्यूट्रलाइज करना है। खुदा के लिए बर्नॉल और टूथपेस्ट और आटा और मुख्तलिफ क्रीमें जो आपके घर स्टेरॉइड की क्रीम पड़ी होती है आप वो लगा लेते हैं। पानी इसका इलाज है, और पानी भी कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ठंडा हो। टैप वाटर फॉर 20 मिनट्स। सो ये स्लोगन अपने जहन में रखें। इससे बाज़ लोगों को मिथ होता है कि वो आपके आबले पड़ जाएंगे या कुछ ऐसा, कुछ ऐसी बात नहीं है। और इससे आप
हमारे प्लास्टिक सर्जरी की बहुत कॉम्प्लिकेशन से बच। सम टाइम आयरन कपड़े कर रही हैं तो आयरन लग गई है जी। अगर आप कुछ फ्राई कर रही हैं तो ऑयल आपके हाथ पे गिर गया, उस सूरत में भी आपने यही हर हाल में आपने कोई बर्न को पानी के नीचे, सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें और वो है बिजली का बर्न, क्योंकि इलेक्ट्रिक बर्न में आपने सबसे पहले कि आपको करंट पानी के साथ ना लगे, आपने मरीज को वहां से पीछे लेके आना है। उसके बाद ये जो इस्त्री का बर्न है ये डीप बर्न होता है, तो इसके लिए फिर आपको अपने करीबी प्लास्टिक सर्जन से राब्ता करना चाहिए। जो आपने एसिड बर्न की मिसाल दी, ये मैं इस पे ज़रूर एक बात करना चाहूँगा, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे माशरे में, बच्चियों पे तेज़ाब फेंक देते हैं। और मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने सेनेट के कमेटी के मेंबर की हैसियत से हमने अब इस पे लेजिस्लेशन कर ली है कि कोई तेज़ाब फेंक जो है वो नाकाबिले ज़मानत जुर्म है और उसकी बहुत बड़ी सज़ा होती है। लेकिन आपने ये करना है कि एक्सीडेंटल तेज़ाब के लिए प्लीज़ कोई टॉयलेट क्लीनर या कोई भी चीज़ अपने बाथरूम के शेल्फ में बगैर लेबल किए ना रखें। बिल्कुल। और इसी तरह वो किचन में पड़ा होता है, आपने बाज़ आजकल मिनरल वाटर की बॉटल्स में आप रख देते हैं और लोग और बच्चियां एक्सीडेंटली वो पी लेती हैं कि भाई पानी की बोतल में पड़ा है, तो वो उस तरह, तो उसको ज़रूर, और ये याद रखिए कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बता दीजिएगा कि ये जो प्लास्टिक सर्जरी होती है जले की सूरत में की जाती है, क्या एज इट इज़ उस चीज़ को मोल्ड कर दिया जाता है या फीचर्स वगैरह में कुछ तब्दीली भी आ जाती है? अच्छा जी, जो प्लास्टिक सर्जरी है ना बर्न की, वो अगर अल्लाह ने जहन्नम में आग रखी है ना तो कोई बड़ा सोच के रखी है बेशक। और सूरह मायदा की एक आयत है जिसमें जिसका मफहूम ये है कि जब जिल्द जल जाएगी ना तो अल्लाह ताला उस जिल्द को दोबारा बनाएंगे। और इसका मैकेनिज़्म आप देखें, उस ज़माने में ये पता था कि एक बर्न होता है आपका बिल्कुल सुपरफिशियल, वो आपका वैसे ही ठीक हो जाता है। आप उस पर बर्नॉल लगाएं, आप उस पर क्रीमें लगाएं, कुछ भी लगाएं, वो स्किन आ जाती है। जो आप जिक्र कर रही हैं वो है डीप बर्न। डीप बर्न का इलाज ये है कि आप जिस्म की अपनी जिल्द या अब हमारे पास आर्टिफिशियल स्किन अवेलेबल है, शार्क की स्किन अवेलेबल है और मुख्तलिफ, वो हम अप्लाई कर देते हैं उसके ऊपर। हो जाती है जी, वो यूज वो उसके 2 लेयर स्किन के होते हैं ना। ठीक है। वो एक शार्क की कोलेजन से उसका निचला हिस्सा बना होता है और ऊपर सिलिकॉन होती है। ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जिल्द जो है अगर नेचुरल जिल्द है तो वो आप ही की आपको लगेगी। ठीक। तो उसका इलाज फौरी और पहले ज़रूरी है। और मुझे अल्लाह का शुक्र है ये एजाज़ हासिल है कि मेयो हॉस्पिटल का जो बर्न यूनिट है वो भी मेरी ज़ेरे निगरानी, जब मैं वहाँ किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी में था तो हमने वहाँ बनाया हुआ है। और अब ये पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट बर्न यूनिट है जहाँ तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आप फौरी डॉक्टर से मशवरा करें, बजाय इसके कि आप किसी बर्न की पट्टियों वाले अस्पताल में चले जाएं और वहाँ अनस्टेरलाइज्ड कंडीशन होती है। बर्न की खराबी तब होती है या किसी भी जख्म की फौरी तौर पे वो जिसे इब्तदाई तिबी इमदाद कहते हैं ना, वो ठीक नहीं दी जाती, तो वहाँ से और वो स्टेरलाइज्ड कंडीशन में ना हो। हाँ, तो ये सबसे जरूरी है। प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, डिफरेंस क्या है दोनों में? जी, वो ऐसे है कि आपने अगर घर बनाया है तो उसकी ईंटें लगाना रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी है और उसके ऊपर फ्रंट को पॉलिश करना और टाइल्स लगाना वो कॉस्मेटिक सर्जरी। तो कॉस्मेटिक सर्जरी का इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा हर जगह क्लिनिक्स खुले हुए हैं, हर बंदा ये प्रैक्टिस कर रहा है, हर आने वाला ये सोचता है। लेकिन कॉस्मेटिक सर्जरी बहुत ही मुश्किल ब्रांच है, तभी अब हमने अपना एक कॉस्मेटिक सर्जरी इंस्टीट्यूट खोला है मैंने, जिसमें ट्रेनिंग भी दी जाती है। नहीं, ये बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है जी। इस पे आपको, मैं तो कहती हूँ आप अपने चेहरे के साथ जो करना चाह रहे हैं, खूबसूरत दिखना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप अपने फीचर्स चाहते हैं आप करवाएं, बट डॉक्टर का इंतखाब बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि एक दफ़ा अगर आपकी नाक खराब हो गई तो फिर मसला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास भी चल जाएंगे, वो उनके लिए भी टफ जॉब हो जाती है। सो इस चीज़ का इंतखाब आपने बहुत सोच समझ के करना है। डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे हमारे साथ ही। नाज़रीन, हम प्रोग्राम के हिस्से में जी गुफ्तगू करेंगे। अभी हमने दिमागी सेहत की बात की, तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, अगर आप रिलैक्स होंगे तो आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे। चेहरे की खूबसूरती के साथ साथ
तंदुरुस्ती की भी बात की, दिमागी सेहत की भी बात की, ये तमाम चीज़ें मैटर करती हैं। अब आप चाहे किसी ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप परेशान ही रहेंगे, आपका दिमाग उलझनों में ही रहेगा, तो आप कहीं पे भी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। अब ऑफिस में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। समटाइम कुछ जगहों पर हम देखते हैं लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगहों पर आपको बार बार काम करते हुए तंग किया जा रहा होता है, कुछ जगहों पर बार बार आपके काम पे नापसंदीदगी का इजहार किया जा रहा होता है, बिला वजह के वो जो कीड़े निकालना कहते हैं ना, वो किया जा रहा होता है। ऐसे में क्या होता है कि अगर आप सही ट्रैक पे होते भी हैं, आप अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, वो स्ट्रेस की वजह से आपकी क्वालिटी जो है वो काम की बिल्कुल ख़राब हो जाती है। सेकेंडली, अगर कहीं कोताहियाँ होती भी हैं तो उसको एड्रेस इस तरीके से किया जा रहा होता है कि बजाय आप में बेहतरी आए, आप गलतियों की तरफ मज़ीद चले जाते हैं। सो वर्क प्लेस पर ये जो स्ट्रेस है, ये आपको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर हम बात करेंगे जी। कॉर्पोरेट ट्रेनर यूसुफ अली हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें हम वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मेंटल हेल्थ मुझे बताइएगा, इसकी अहमियत क्या है? अच्छा, मेंटल हेल्थ की अहमियत से पहले हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कब से होना स्टार्ट हुई है। ये कॉन्सेप्ट जो है लेट 80s में आया है और अर्ली 90s में जो है ना वो अडॉप्ट किया गया है। 10 अक्टूबर 1992 को पहली दफ़ा दुनिया के अंदर मेंटल हेल्थ डे मनाया गया। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने जब आया, वो आया है कोविड के दौरान, क्योंकि ऑनलाइन से हम वर्क फ्रॉम होम पे शिफ्ट हो गए, रिमोट काम पे शिफ्ट हो गए, और लोग स्ट्रेस में बहुत आगे थे ना? बिल्कुल स्ट्रेस में आ गए। अच्छा, स्ट्रेस जो वर्ड है ना, ये आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं डिस्कस किया जा रहा है, और वर्क प्लेस के ऊपर भी, घर के अंदर भी, जहाँ पर भी जाते हैं इस वर्ड को बहुत डिस्कस कर दिया। अच्छा, मेरे नज़दीक स्ट्रेस पता क्या है? स्ट्रेस सिंपली ये है आपका रिएक्शन टूवर्ड्स ए चैलेंजिंग एंड थ्रेटनिंग सिचुएशन, यानी आप इसको एक बिहेवियर कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस मैंने एक फार्मूला बनाया फैड, FAAD फैड। स्ट्रेस इज इक्वल टू फैड, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। ये चार चीज़ों के आपको जो है ना वो स्ट्रेस धकेल देता है। सबसे पहले आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं, हर छोटी छोटी बात के ऊपर आपको जल्दी पड़ जाती है, बौखलाहट होती है। उसके बाद आप एंगर में चले जाते हैं, वो आपके बिहेवियर का हिस्सा बन जाता है। कुछ छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, आप अल्टीमेटली एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, और जो कि एंड अप करते हैं हम डिप्रेशन के अंदर। हर बंदा जो है ना आजकल डिप्रेशन के अंदर दूसरा पड़ा हुआ है। अच्छा, रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली 5 पाकिस्तानियों में से 1 पाकिस्तानी इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है। वो क्यों है? क्योंकि इस वर्ड को हम डिस्कस नहीं करते, ना वर्क प्लेस पे डिस्कस किया जाता है, ना घर में खाने की टेबल के ऊपर डिस्कस किया जाता है। डिस्कस किया जाता है तो जस्ट ये एक वर्ड है कि यार मैं स्ट्रेस हूँ, आज काम का बड़ा स्ट्रेस है, आज मतलब कि फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मेरे ऊपर स्ट्रेस है, मेरे ऊपर मतलब कि हर तरह का स्ट्रेस हम सिर्फ अपनी ज़ात के ऊपर ले रहे हैं। इसको मैनेज कैसे करना है? अच्छा, इसको मैनेज सिंपली किया जाता है, आप बाउंड्री सेट करें। अगर तो आप ऑफिस के अंदर हैं, ऑफिस का काम आप घर पे ना लेकर के आएँ। अगर आप घर के अंदर हैं तो ठीक है, आप अपना घर का काम ऑफिस के अंदर। मेरे नज़दीक स्ट्रेस और वर्क लाइफ इम्बैलेंस पता है कब आता है? जब आप अपनी घरेलू फ़िक्रों को ऑफिस में सोचते रहते हैं और ऑफिस की फ़िक्रों को आप घर में जाके सोचते रहते हैं, वहाँ पर वर्क लाइफ जो है ना बैलेंस ख़राब हो जाता है। इसको मैनेज करने का बेहतरीन तरीका है, जहाँ पर आप हैं प्रेजेंट सिचुएशन में रहें, प्रेजेंट जो भी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे तो मैनेज हो जाता है स्ट्रेस। सही। सो मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ लोग बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाले होते हैं, लेकिन वो काम को ही अपने बार बार सोच के इतना स्ट्रेस, अच्छा आज पूरे दिन ये काम मैंने करने हैं, तो वो उनकी ना क्वालिटी डिस्टर्ब इस तरह से हो जाती है, वो मुसलसल सोचते रहते हैं, अच्छा ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, ये भी पड़ा है, 5 बजे तक मेरी शिफ्ट टाइमिंग है, मैंने ये कंप्लीट करना है। वो आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं रहता और आप अपना काम भी कंप्लीट नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, अगर आप अपने गोल सेट करते हैं ना कि यार ये 5 चीज़ें आज के दिन की बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने पहले प्रायोरिटाइज कर ली, उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट चीज़ें ना आपने उसके ऊपर फोकस करना है, स्ट्रेस आपके नज़दीक भी नहीं घूमेगा। हमारा होता क्या है कि हमारे टेबल के ऊपर एजेंडा ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं होता कि हमने यार काम स्टार्ट कहाँ पे करना है और हमने काम एंड कहाँ पे करना है। लिस्ट बनाना, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको पहले, गैर ज़रूरी चीज़ों को बाद में आप परफॉर्म करें। वर्क प्लेस पे कामयाबी किस तरह से मुमकिन है, कुछ की पॉइंट्स अगर आप बताना चाहें।
अच्छा, वर्क प्लेस में कामयाबी कुछ लोगों के नज़दीक जो है वो अपने मैनेजर्स की जो है ना वो अप्रिसिएशंस, उनकी तारीफ़ें करने में होती है, लेकिन ये एक्चुअल में रियलिटी नहीं है। आपने क्या करना है, जो भी टास्क आपको असाइन किए गए हैं, जिस भी प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हो, आपने उसको डिलिजेंटली करना है। रिज़ल्ट वर्क हार्ड और रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर छोड़ देते हैं। कभी भी आपने खुशामद परस्त नहीं बनना। हाँ, आप जब सक्सेसफुल हो सकते हैं वर्क प्लेस के ऊपर, जब आप अपना टाइमली ऑफिस आते हैं, टाइमली आप अपने काम निपटाते हैं, आप किसी की ताक में नहीं रहते कि फ़लाँ क्या कर रहा है आज, फ़लाँ ने क्या कहा, नहीं निकल गया, मेरे से आगे तो नहीं निकला। कंपटीशन होना चाहिए, अ गुड कंपटीशन, हाँ, अ हेल्दी कंपटीशन आपकी ऑर्गेनाइजेशन के भी अच्छा है, लेकिन आपने एट द एंड ऑफ द डे देखना है कि यार आज के दिन के जो मेरे टास्क मैंने किए हैं, मेरी पर्सनल इम्प्रूवमेंट हुई क्या है, मैंने पर्सनल ग्रोथ क्या की है, पिछले 6 महीने से अगर मैं इस पोजीशन के ऊपर हूँ, मैंने 6 महीने के अंदर क्या प्रोग्रेस किया। अपने आप को इवैल्यूएट करें। सबसे बेहतरीन काम है किसी भी काम में सक्सेसफुल होने के लिए, अपनी इवैल्यूएशन करें। और आप एक मेंटोर ज़रूर रखें जो कि आपको बताएगा कि यार 6 महीने पहले जब मैं तुम्हारे साथ बैठा था तो तुमने ये चीज़ें डिस्कस की थी, अब तुम ये कर रहे हो, मतलब कि तुम्हारा विजन अब वहाँ से आप यहाँ पहुँच चुके हैं। तो अल्टीमेटली आप ग्रोथ को जो है ना वो मेजर करोगे, और सक्सेस इज इक्वल टू ग्रोथ। बेबी स्टेप्स का नाम सक्सेस है। हमारे प्रोफेसर साहब ये क्या करते थे, वन थिंग एट वन टाइम। मल्टीटास्कर बंदा जो है ना वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है, आपका अगर काम एंकरिंग है तो आप एंकरिंग ही रखें, आके आप 2-3 और फील्ड के ऊपर भी चले जाएं कि यार मैं ये भी कर लूँ, साथ में ये भी कर लूँ। ऐसा नहीं करना। अगर आप बाबर आजम को बोलें कि भाई बाबर आजम तुम क्रिकेटर के साथ साथ साइड बिजनेस के तौर पे तुम मतलब कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी शुरू कर दो, इट्स नॉट सूटेबल फॉर हिम। ठीक है, जो भी आपकी फील्ड है आप उसके अंदर अपना लोहा मनवाएं। हमारा अच्छा, इसके साथ साथ आपकी पर्सनालिटी में क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि सम टाइम हम वर्क प्लेस पे बड़ा अच्छा काम भी कर रहे होते हैं, हमारी पर्सनालिटी में कुछ खराबियां ऐसी होती हैं कि हम लोगों के फेवरेट नहीं होते। लेट्स सपोज एक बंदा ऑफिस में बड़ा अच्छा काम कर रहा है, ऑफिस के लिए बड़ा फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके अंदर सब्र नहीं है, हर किसी से उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, वो एक सुपीरियर वाला उसके अंदर माइंडसेट है। जो मैंने बात कह दी उसके बाद के अलावा आपकी पर्सनालिटी की खराबियां भी क्या आपके काम को ख़राब कर देती हैं? ये आपके सिर्फ काम को नहीं ख़राब करती, आपके करियर को भी ख़राब कर सकती हैं। ठीक है, अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं लेकर जाते ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर आप एक्सेप्टेंस नहीं लेते अपनी मिस्टेक्स की, आप उसके ऊपर काम नहीं करते, तो अल्टीमेटली आप सफ़र करोगे। मैं हूँ, मैं आपको 2 दिन बर्दाश्त करूँगा, 3 दिन बर्दाश्त करूँगा, चौथे दिन मैं मैनेजर के पास पहुँचूँगा कि यार ये बंदा मेरे साथ सही नहीं चल रहा। आई एम मेकिंग श्योर कि मैं सारी चीज़ें इसके साथ अच्छे से लेके चलूँ, बट इसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है, ये चीज़ों को एम्ब्रेस नहीं करता। जो काम वेलकमिंग बिहेवियर किसी की राय को आपको जो है वो एग्जैक्टली कम से कम उनको भी सुनना है, उनके मुताबिक चलना है। हर जगह पर ये नहीं होना चाहिए कि जो आप कह रहे हैं गुफ्तगू वही ठीक है या उसकी अच्छे नतीजे जा सकते हैं। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? अच्छा, मैसेज मेरा यही है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको ज़रूरी काम करना है। फिजिकल हेल्थ तो नज़र आ जाती है बंदे की, लेकिन मेंटल हेल्थ नज़र नहीं आती। और ये मेरे ख्याल से आजकल सबसे मुश्किल टास्क है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको आप बैलेंस रख सकें। इश्यूज बहुत चल रहे हैं ना लोगों की ज़िंदगी में, वर्क प्लेस के अलहदा से इश्यूज होते हैं, घर के अलहदा से होते हैं, तो वो आप बैलेंस रख के चलें तो मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और लास्टिंग में ये कहूँगा कि अपने पॉलिटिकल व्यूज़, अपने रिलीजियस व्यूज़, अपने कल्चरल व्यूज़ को आप जो है दूसरों पर इम्प्लीमेंट ना करें, अपने तक रखें, दूसरों की राय का भी एहतराम करें, आपकी जिंदगी आसान रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हम ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे स्टे विद अस। वेलकम बैक। 29 नवंबर जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं। फाइक की बर्थडे है आज, फाइक जट, मोहम्मद मुदस्सिर, फातिमा अदीम और इसके बाद जी वकार जट, अब्दुल राफे और जुनैद की बर्थडे है, आलिया की बर्थडे है, मोहम्मद फारूक कासिम, अब्दुल वहाब और चंदा बुखारी। आप सब लोगों को सालगिरह की मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे।
अच्छा जी, वंस अगेन हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। अब चल रहे हैं हम जी मौसम की सूरत हाल की तरफ। हमारी रिपोर्टर इस वक्त बाहर मौजूद हैं, उनकी तरफ चलेंगे जी, समरा की तरफ। ओवर टू यू समरा, बताइए मौसम कैसा है आज का और कैसा रहेगा? समरा सुन पा रही हैं? बताइए मौसम कैसा है आज का और कैसा रहेगा? सर्दियां कब तक आ रही हैं? जी अना, बिल्कुल अगर बात कर ली जाए शहर लाहौर के स्मोक के हवाले से, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, तो इस वक्त शहर लाहौर में स्मोक का राज बरकरार है। 242 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ लाहौर दुनिया के आलूदा ममालिक में पाकिस्तान का शहर दूसरे नंबर पर है और इसी तरह से पाकिस्तान के आलूदा शहरों में भी लाहौर का दूसरा नंबर बरकरार है। इस वक्त अगर मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 267 रिकॉर्ड किया जा रहा है शहर लाहौर के। दीगर इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो रायवेंड में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 587 रिकॉर्ड की जा रही है। वेलेंशिया टाउन में 348 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से MM आलम रोड पर 291 एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। गाजी रोड इंटरचेंज पर 288 रिकॉर्ड की जा रही है। इसी तरह से CERP ऑफिस में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 267 तक रिकॉर्ड की जा रही है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, तो ऐसे में माहिरीन की जानिब से शहरियों को यही कहा जा रहा है कि वो जितना हो सकता है मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें और इसी के साथ साथ माहौल दोस्त इक़दाम को यकीनी बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं ताकि हम इस मुज़र फ़िज़ा और आलूदा फ़िज़ा से महफूज रह सकें। जहाँ तक आपने बात की है सर्दियों के लिहाज से, तो इस वक्त नवंबर का एंड आ गया है, दिसंबर आने वाला है, लेकिन सर्दी ने उस तरह से शहर में अपने डेरे जो हैं वो नहीं जमाए हैं और इसी के साथ साथ इस वक्त भी आसमान पर सूरज का राज बरकरार है। बहुत शुक्रिया, आपने मौसम के हवाले से बताया। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।